हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉट सो मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से आए हुए हैं। ये फिफ्थ सेमेस्टर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और इसी सीरीज़ में हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर यूनिट 1 ईयर 2020-2022-23 के कंसल्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ डील करेंगे। पहला क्वेश्चन: define automorphism. Let G be a group, H a subgroup of G, and F is an automorphism of G. Then let FH is equals to FH such that H belongs to capital H. Prove that F of H is a subgroup of G. तो सबसे पहला इसको ब्रेक करेंगे। पहला काम देखेंगे कि डिफाइन ऑटोमॉर्फिज्म। तो हम एक डेफिनेशन ऑटोमॉर्फिज्म की यहाँ पे लिखी हुई है। Automorphism is an isomorphism in which mapping of G is onto itself. ये वर्ड भूलेंगे नहीं, onto वन वन onto into जो फंक्शंस के टाइप होते हैं, इस वजह से यहाँ पे onto लिखा है तो इसको चेंज नहीं करना। ऑटोमॉर्फिज्म एक ऐसा आइसोमॉर्फिज्म है जो कि onto होता है और G से G पर ही होता है। तो that is from G to G a mapping F such that G to G is automorphism of G if फर्स्ट एफ इज बाइजेक्शन यानी कि एफ वन वन और ऑन टू है। सेकेंड एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करता है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसी सिचुएशन में एक फंक्शन एफ ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा जब पहला वो वन वन ऑन टू हो, दूसरा वो एक ट्रांसफॉर्मेशन लीड करता हो। अगर दो एलिमेंट्स के बीच कोई कॉम्पोजिशन है, यानी कि जी के दो एलिमेंट्स थे ए और बी, इनके बीच की कॉम्पोजिशन थी ए बी। अब ऐसे में अगर उस पर एक फंक्शन अप्लाई किया जाता है तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन बन के निकलेगा, यानी कि एफ बी उसके इक्वल होगा। अब दूसरा पार्ट जहाँ हमें दिया हुआ है कि जी एक ग्रुप है और एच एक सब ग्रुप है। मैंने अलग अलग कलर्स से इसीलिए लिखा है ताकि हम थोड़ा सा हाईलाइट कर पाएँ। तो given G is a group and H is a subgroup of G, F is an automorphism of G. ये सारी बातें दी हुई थी। इसके बाद we have to prove that FH is equals to F of H such that H belongs to H is also a subgroup of G. अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सबग्रुप की कंडीशन क्या। सबग्रुप की कंडीशन क्या होती है? सब किसी भी सबग्रुप की अगर हम कंडीशन चाहते हैं तो उस कंडीशन ये कहलाएगी कि एक अगर दो एलिमेंट्स हैं वो किसी सब ग्रुप में है और हमें प्रूव करना है, हमें वो किसी सबसेट में है जी के, जहाँ पे एच जो है वो सबसेट है जी का। तो अगर हम सिर्फ ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि एच एक सब ग्रुप है तो उसमें ए बी इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर हर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच देयर एग्जिस्ट ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। अगर हर ए बी जो एच में है उसके लिए एक ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच अगर एग्जिस्ट करता है तो हम कह देंगे कि एच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अभी। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली एफ एच कैसा दिखेगा और फिर उसको सब ग्रुप कैसे प्रूव करना है। तो पहली बात, लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ एच। हमने माना कि दो एलिमेंट्स ए और बी जो है वो एफ एच में बिलोंग करते हैं। अब एच वन एच टू कैपिटल एच में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि उस सब ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं जो जी का था। और ये एफ एच जो है वो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एच के फंक्शंस, यानी कि एक एच है ऐसे, इसमें एच वन एच टू एच थ्री ऐसे एलिमेंट्स हैं। अब ये सारे इन सब पे एक फंक्शन अप्लाई हुआ एफ, फिर एक यहाँ पे जो सेट बनेगा जिसमें कि एफ एच वन एफ एच टू ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। उसमें कौन आ रहा है, ए और बी, और एच वन एच टू है इधर एच में यहाँ पे, सच दैट ए इज इक्वल्स टू एफ एच वन एंड बी इज इक्वल्स टू एफ एच टू। ऐसे में ए और बी किसी के बराबर तो होंगे, किन्हीं दो एलिमेंट्स के इमेज होंगी, तो इसीलिए हमने उनको लिख दिया ए इज इक्वल्स टू एफ एच वन,
NB is equals to FH2. नाउ H1 H2 बिलोंग्स टू H. सीधी बात है कि अगर H1 और H2 अलग अलग H में है तो उन दोनों का इन्वर्स भी H में होगा, क्योंकि H एक सब ग्रुप है. वही वाली बात कि हमने यहाँ पे यही कंडीशन लिखी है एक सब ग्रुप होने की. अब अगर हम ध्यान दें आगे तो लिखा है नाउ. अब हम इसका फंक्शन निकालते हैं. भाई जो चीज़ H में है उसकी एक इमेज तो होनी चाहिए, तो हम इसके फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे. तो हम लिखेंगे कि एफ H1 H2 इनवर्स शुड बिलोंग टू FH, यानी कि ये इस वाले सेट में यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए. अगर ये H है तो ये वाला FH है, तो इसमें बिलोंग करना चाहिए, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब चूंकि F एक कंपोजिशन है, क्योंकि हमने देखा है कि उसको कहा गया है कि एक एफ एक ऑटोमॉर्फिज्म है, और ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन थी कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो इट क्लियरली मीन्स कि यहाँ पे जब हम आएंगे तो हम इसको FH1 और FH2 इन्वर्स लिख सकते हैं. FH1 FH2 इन्वर्स बिलोंग्स टू FH. ठीक है, लेकिन FH1 कौन था? A, तो उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया. FH2 होल इन्वर्स. हम जब ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं तो हम ये भी पढ़ते हैं कि f ऑफ x का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इनवर्स. ये वाला ही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ किया गया और उसके बाद इसको होल इनवर्स लिख दिया. अब FH2 कौन था? B. हम ऊपर लेके चले थे यहाँ पे, तो उसी को वापस रिप्लेस कर दिया. ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू FH. हमने लिया क्या था कि ए बी बिलोंग्स टू FH, और हम लेकर क्या आ गए? ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू FH. यहाँ पे एक गलती हुई है डिनोट करने में. यहाँ पे कैपिटल H अगर हम आगे लिख रहे हैं तो ऊपर से ये कैपिटल H लिखना चाहिए. ठीक. तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच, विच इम्प्लाइज दैट एफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी. एंड दिस इज व्हाट वाज द क्वेश्चन. यही क्वेश्चन कह रहा था कि आप ये प्रूव कर दीजिए कि एफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी. बहुत सरल काम किया. पहले ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लिखी, वो क्वेश्चन वहीं ख़त्म हुआ. दूसरा काम किया, एफ एच में दो एलिमेंट लिए. दो एलिमेंट लेने के बाद हमने उन दोनों को बताया कि भाई वो कैसे दिखते होंगे, तो वो FH1 FH2 जैसे दिखते होंगे. ये लेने के बाद हमने देखा कि FH1 H2 इन्वर्स जो है वो FH में होना चाहिए, क्योंकि मुझे इन्वर्स तक पहुंचना था तो मैंने इन्वर्स ले लिया. और उसके बाद आगे प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन के जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो अप्लाई करते हुए हमने आगे की प्रोसेस फॉलो की, और हमको मिला कि ए बी इन्वर्स भी FH में है. जब ए बी FH में है तब यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू FH. हालांकि वो ऊपर से एविडेंट है, लेकिन यहाँ लिख दोगे तो और अच्छा लगेगा. विच इम्प्लाइज दैट FH इज ए सब ग्रुप ऑफ G. द क्वेश्चन इज डन. Second, define inner automorphism of group. Prove that for an abelian group, the only inner automorphism is the identity mapping, whereas for non-abelian groups, there exists non-trivial automorphism. पहले तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म समझाना. अभी ऑटोमॉर्फिज्म तो समझा कि भाई ये एक ऐसा आइसोमॉर्फिज्म है जो कि ऑन टू होता है और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करता है, बाइजेक्टिव होता है. इनर ऑटोमॉर्फिज्म में एक सीधी बात है, ऑटोमॉर्फिज्म जी से जी ही जा रहा था. अब इसमें इनर ऑटोमॉर्फिज्म और होना यानी इस पूरे जी के अंदर भी कुछ इनर हो रहा होगा. तो वो ऐसा होता है कि वो किसी एक एलिमेंट के आसपास घूमता है, इसलिए हम इसको एफ ए से डिनोट करते हैं. तो लेट जी बी अ ग्रुप, देन मैपिंग एफ ऑफ ए, ए यानी कि एक एलिमेंट ए जो कि जी में है, such that G to G is defined as f of A x is equal to A inverse xa for all x belongs to G is called inner automorphism of a group. यानी कि इसमें क्या होता है कि हर एक एलिमेंट के साथ वो पर्टिकुलर एक एलिमेंट जो सिलेक्टेड है वो इस तरीके से फॉर्म्स बनाता है, तब हम ऐसी मैपिंग को कह देते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म. कहा गया कि जो अबेलियन ग्रुप होता है उसके लिए इनर ऑटोमॉर्फिज्म एक ही एग्जिस्ट करेगा और वो हमेशा होगा आइडेंटिटी मैपिंग. तो हमें प्रूव करना है. जबकि अगर नॉन अबेलियन ग्रुप हो तो नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म आएगा. नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है, ट्रिवियल का सीधा मतलब है, हम पहले तो ये समझें ट्रिवियल. ट्रिवियल ट्रिवियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं, या ट्रिवियल मैपिंग, ट्रिवियल जब भी हम बोल रहे हैं तो ट्रिवियल का मतलब होता है ऑब्वियस.
भाई आपने कहा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू टू, तो आप x इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू वन जब आप बोल देते हो और फिर आप बोल देते हो कि x इक्वल्स वन वाई इक्वल्स वन टू होगा, तो ये तो एक ऑब्वियस आंसर था। और हो सकता है उसके अलावा भी आप आंसर्स दो, ज़ीरो प्लस टू, टू कॉमा ज़ीरो, ज़ीरो कॉमा टू, और भी सारे आंसर्स। वो वो भी फिर भी अलग अलग आंसर्स हैं क्योंकि वो फिक्स नहीं है। लेकिन अगर हम एक्स वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो रखें तो आप किसी भी एक को ज़ीरो बोलोगे ही बोलोगे। ये एक ट्रिवियल बात हो गई कि भाई इन दो में से एक तो होना ही होना है ज़ीरो। तो यहाँ थोड़ा ऑब्वियस हो गया, वहाँ पे आप अलग अलग टर्म्स बता सकते हो, तो वो थोड़ा ऑब्वियस नहीं है, वो नॉन ट्रिवियल हो गया। वैसे अगर सेट में देखा जाए तो अगर मैं कहूँ कि एक सेट ए है तो उसके सबसेट्स बताइए, तो जब आप कहते हैं कि एम्प्टी सेट और ए उसका सबसेट है, तो ये ट्रिवियल सबसेट्स हैं, यानी कि ऑब्वियस सबसेट्स हैं, होंगे ही होंगे, हर सेट के ऐसे ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिवियल का मतलब समझ आ गया होगा यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रूव कैसे करना है। तो लेके चलेंगे कि फॉर एन अबेलियन ग्रुप लेट एफ ए एक्स, हमने ले लिया एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म, लेट एफ ए एक्स इज सच दैट ए इनवर्स एक्स ए, यानी कि एफ ए इस तरीके का एक फंक्शन है जहाँ पे एक्स सारा जी में बिलोंग कर रहा है और वो एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। तो उसकी डेफिनेशन के हिसाब से हमने लिख दिया एफ ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स एक्स ए। लेकिन क्योंकि जी अबेलियन है तो हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स ए इनवर्स ए भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों ये दोनों कम्यूट कर सकते हैं। आखिर ए भी जी में बिलोंग कर रहा है और एक्स भी, दोनों जी के एलिमेंट हैं और जी अबेलियन है, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। एक्स ए इनवर्स, ये बहुत इजी है, एक्स ए इनवर्स ए इज इक्वल्स टू एक्स ई इज इक्वल्स टू एक्स, विच मीन्स एफ ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो इसको हम आइडेंटिटी मैपिंग के रूप में लिख दें, एफ ए एक्स इज इक्वल्स टू आई एक्स, एफ ए एक्स इज आइडेंटिटी मैपिंग ऑन जी, दस एवरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज एन आइडेंटिटी मैपिंग फॉर अबेलियन ग्रुप। हमने तो एक नॉर्मल सा इनर ऑटोमॉर्फिज्म लिया था, लेकिन वो भी अगर आइडेंटिटी के इक्वल बन गया, यानी कि हम जितने भी मतलब मैपिंग्स लेंगे वो सभी हर बार हर हर मौके पे आइडेंटिटी मैपिंग ही आएगा, जितनी भी बार हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म लें। तो इसलिए ये एक ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया। अब अगला देखते हैं कि अगर नॉन अबेलियन ग्रुप हो तभी क्या। तो अगर वो नॉन अबेलियन ग्रुप होगा तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि एटलीस्ट उसमें ऐसे दो एलिमेंट्स ज़रूर होंगे जो कम्यूट ना करते हो। इसीलिए मैंने वो दो एलिमेंट्स ए बी मान लिए, ए बी बिलोंग्स टू जी दैट सच दैट AB is not equals to BA. If AB is not equals to BA, let's multiply A inverse both side. और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते तो हम उसको ऐसा लिखेंगे स्पेसिफिकली कि हम लेफ्ट साइड कर रहे हैं या राइट साइड कर रहे हैं, क्योंकि नॉन अबेलियन है तो वो हमेशा सेम साइड नहीं होता और सेम वैल्यूज़ नहीं देता। तो A inverse AB is not equals to A inverse BA. A inverse A into B is not equals to A inverse BA. EB is not equals to A inverse BA, which actually means EB means what? Identity mapping of B is not equals to what? FA of B. This means inner automorphism FA is not equal to the identity mapping, and therefore for a non-abelian group there exists non-trivial automorphism, यानी कि किसी भी non-abelian group के लिए एक non-trivial automorphism ही exist करेगा, जबकि एक abelian group के लिए एक trivial मैपिंग जो कि आइडेंटिटी मैपिंग होगी वो exist करेगी। आई होप मेरी राइटिंग क्लियर हो। थर्ड क्वेश्चन जो इस यूनिट का इस चैप्टर इस यूनिट का इस साल का थर्ड मतलब आखिरी क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। स्टेट एंड प्रूव द काउंटिंग प्रिंसिपल। द स्टेटमेंट ऑफ दिस इज लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। अगर जी एक फाइनाइट ग्रुप है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉन्जुगेट टू ए इन जी इज इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी, यानी कि सी ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। अब यहाँ पे सबसे पहले ये समझें कि इतनी सारे जो शब्द आ गए उन सब का मतलब क्या। तो पहले जी फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप होना मतलब उस जी में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ ए क्या होता है? तो कॉन्जुगेट ऑफ ए यानी कि ऐसे सारे एलिमेंट्स जो कि
ए के साथ इस तरीके का रिश्ता रखते हो, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो सारे एलिमेंट्स ए के जी के, ठीक है, जो ए के इर्द गिर्द एक्स इनवर्स ए एक्स बना सकते हों, वो कहलाएंगे कॉन्जुगेट टू ए। यानी जब मेरा एक एलिमेंट है किसी, ये एक ग्रुप जी है, और यहाँ पे एक एलिमेंट है 5, ठीक, और उसके अलावा बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब इससे मैं एक अलग सेट जनरेट अगर कर लूँ, जो कि हो सकता है इसी में ही हो, और हो क्या सकता है, होगा ही, तो वो यहाँ पे किस तरीके का होगा कि 2 इनवर्स इंटू 5 इंटू, तो वहाँ पे 2 इनवर्स और वो कैंसिल होके शायद वापस 5 बना दें, और ऐसे कई सारे जो एलिमेंट्स होंगे जो बनेंगे इसके थ्रू, जैसे कि 2 इनवर्स 5 2, ये एक एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट बना 3 इनवर्स 5 3। तीसरा एलिमेंट हो गया 1 इनवर्स 5 1। तो ये जो एलिमेंट्स हैं होंगे, या ये जो सेट ऑफ एलिमेंट बनेगा, इसके अंदर शायद सबसेट बनेगा, वो ही कहलाएगा कॉन्जुगेट ऑफ ए, यानी कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए। इसको हम अलग रख देते हैं, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। और एल्स आई कैन इरेज दिस इज बेटर। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए इस तरीके का होता है। अब दूसरी बात पता चले, इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। नॉर्मलाइजर ऑफ ए ऐसे सारे एलिमेंट हैं जो ए के साथ कम्यूट करें, ए के साथ कम्यूट। अब कम्यूट करने का मतलब सीधा साधा ये होता है कि ए में अगर हम बी को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या बी को राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, दोनों ही केसेस में अगर वो सेम आंसर दे, अगर वो इक्वल रहे, तो वो कम्यूट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमें नॉर्मलाइज़र भी पता चल गया। इंडेक्स का मतलब होता है कितने एलिमेंट हैं नॉर्मलाइज, कितने लोग हैं जो ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहे हैं। अब आप, तो ये कहता है, अभी तो हमने ये समझा कि मीनिंग क्या है, तो अब वो कह रहा है कि अगर जो कॉन्जुगेट टू ए ऐसे ऐसे ये जो इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे वो बराबर होंगे, मतलब उनका संख्या, उनका नंबर बराबर होगा इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर के, उन सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जो कि ए के साथ कम्यूट करते हैं उनके नंबर के। ठीक है, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूं, ऐसा प्रूव कर दूं कि ये दो एलिमेंट हैं, सॉरी ये दो सेट हैं, जहाँ पे एक सेट है उन एलिमेंट्स का जो कि कॉन्जुगेट ऑफ ए है, यानी जो ए के कॉन्जुगेट बनाने के बाद मैन एलिमेंट्स मिले वो, और दूसरा एक ऐसा जिस जो कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए है, और अगर मैं कह दूं कि इनमें 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस है, 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि एक एलिमेंट एक के साथ ही फंक्शन बना रहा है, एक ऐसा रिलेशन इस्टेब्लिश कर दूं, तो मैं ये प्रूव कर सकती हूँ क्या, कि इसके जितने एलिमेंट है उतने ही इसमें है और कम या ज़्यादा नहीं है। और ऐसा बात प्रूव करने के लिए मैंने एक तरीका समझा। अब ये समझो कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी को हम एन ए डिनोट करते हैं, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि जो ऑर्डर ऑफ जी है, ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, जितने एलिमेंट्स जी में हैं। अब एन ए ऑब्वियसली इसके बड़ा है, इससे बड़ा है, ऑर्डर ऑफ जी में से जो लोग उसके साथ कम्यूट कर रहे हैं वो तो कॉन्जुगेट बनाते समय भी ऐसे कम्यूट कर लेंगे, देखो एक्स इनवर्स एक्स ए, और एक्स एक्स इनवर्स क्या बन जाएगा ई, तो क्या हो जाएगा ई ए, यानी कि फिर से क्या आ जाएगा ए। तो ये तो सारे एलिमेंट्स ए के ए पे ही हैं, यानी इनकी गिनती हमें नहीं करना है। तो हमें ये गिनती हटाने के लिए मैंने क्या किया कि इसको लिखा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए, यानी कि जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए है उसका जितना भी एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर ऑफ जी से हटा दिए जाएं अगर
तब जो ऑर्डर आएगा, तब जो नंबर आएगा वो होगा उन एलिमेंट्स की संख्या जो कॉन्जुगेट ऑफ ए में आए। तो अब ये बात भी समझ आ गई। ये सारा समझने वाला पार्ट था। अब लिखना क्या है? तो बाय द डेफिनेशन सी ए यानी कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कैपिटल है, ये जो सी है ये कैपिटल है, जबकि ये वाला जो सी है ये स्मॉल है। Cap conjugate class of A is actually equals to x inverse ax such that x belongs to G, यानी कि x G में है और वो सारे उन कॉन्जुगेट्स का एक सेट है। ऐसे में स्मॉल c ऑफ a इज द ऑर्डर ऑफ कैपिटल सी ए, यानी कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की संख्या को डिनोट करने वाला जो नंबर है वो सी ए है। अब ये बात प्रूव करने के लिए कि वन वन कोरस्पॉन्डेंस है, हम ये बताएंगे वी विल शो दैट टू एलिमेंट्स इन द सेम राइट कोसेट ऑफ एन ए इन जी यील्ड्स द सेम कॉन्जुगेट ऑफ ए, यानी कि अगर हम, अच्छा अभी ये जो मैंने बात लिखी ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये बराबर होगी ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एन ए के, यानी कि ये बराबर होगी ऑल द कोसेट्स ऑफ जी ऑफ एन ए इन जी, यानी कि एन ए के जितने भी कोसेट्स होंगे जी में उनकी अगर संख्या निकाली जाए तो वो संख्या और ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए, जो कि एक्चुअली ऑर्डर ऑफ जी माइनस ऑर्डर ऑफ एन ए है, वो बराबर होगा। और ऐसे में हमने इनको कोसेट के रूप में ही लिखना शुरू किया कि वी विल शो दैट टू एलिमेंट्स, यहाँ पे तो कॉन्जुगेट के और यहाँ नॉर्मलाइजर के कोसेट्स के। अच्छा अब सीधी बात है कि किसी भी सबसेट में अगर एक सबसेट है उसमें है ए बी सी तीन एलिमेंट, तो इन तीनों का जब भी अगर हम कोसेट बनाएंगे तो कोसेट भी कैसा बनेगा, ए एच बी एच सी एच, यानी कि तीन ही कोसेट बनेंगे। तो जितने एलिमेंट्स उतने कोसेट्स। तो अगर मैं कह दूँ यहाँ पे कि भाई नॉर्मलाइज़र के कोसेट से मैं एक वन ऑन वन वो बना रही हूँ, तो वही संख्या नॉर्मलाइज़र के एलिमेंट्स की भी होगी। इसलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर हम एक इसका वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस बना दें तो। We will show that two elements in the same right coset of Na in G yields the same conjugate of A। हम ये प्रूव करेंगे कि अगर सेम राइट कोसेट को लिया जाए, और यहाँ पे हम स्पेसिफिकली राइट लिख रहे हैं, अगर आपको पूरे क्वेश्चन में लेफ्ट लिखना है आप पूरे में लेफ्ट भी लिख सकते हो। तो Na in G whereas two different right cosets of Na in G will give rise to different, यानी कि एक जैसे राइट कोसेट लेंगे तो एक जैसा कॉन्जुगेट आएगा, यानी कि वही का वही कॉन्जुगेट आएगा, और अलग अलग कोसेट लेंगे तो उसका अलग कॉन्जुगेट आएगा, यानी एक कॉन्जुगेट एक राइट कोसेट को के साथ अटैच्ड है, उसका इससे कोई रिश्ता है, और वो एक से एक का रिश्ता ही हम जो वन ऑन वन कॉरेस्पॉन्डेंस जो हम इस्टेब्लिश कर देंगे उसी से सीधी बात प्रूव हो जाएगी कि दोनों का नंबर बराबर होगा, यानी ऑर्डर बराबर होगा, जो हमको प्रूव करना है मेजरली। आगे हम लिखेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, जो कि सेम राइट कोसेट में है एन ए के। तो ऐसे में हम लिख सकते हैं कि एन ए एक्स विच इम्प्लाइज एंड री इम्प्लाइज, ये जो साइन है इसको ध्यान देते हुए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस के साथ चल रहा है। एन ए एक्स इज इक्वल्स टू एन ए वाई वेयर देन विच इम्प्लाइज और री इम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर एक सबसेट होता है जी का और ए बी जी में बिलोंग करता है, तो अगर ए बी इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है तो एच ए इक्वल्स ए बी होगा, एच बी होगा, और अगर एच ए इक्वल्स एच बी है तो ए बी इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा। तो क्योंकि यहाँ पे एच ए इक्वल एच बी वाली सिचुएशन थी तो हमने लिख दिया कि ए बी इनवर्स एच में है। ये वाला पोर्शन सोल्यूशन से एक्सक्लूडेड है। फिर से अब हमने वापस एक्स वाई बिलोंग्स टू एन ए, अगर ऐसा होगा तो सीधी बात है कि क्यों, अच्छा एन ए क्या था, नॉर्मलाइज़र, नॉर्मलाइज़र में क्या हो रहा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी, तो मतलब कि ये कम्यूट करने चाहिए, तो ये ए के साथ कम्यूट करने लगे। लीजिए ए एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई इनवर्स ए। मैं ये मिटा देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे।
अब दोनों साइड पे एक्स इनवर्स का लेफ्ट हैंड साइड और y का राइट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन किया है या उनके कोसेट्स बनाए हैं, तो आएगा x इनवर्स ए एक्स बाई इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स एक्स वाई इनवर्स ए वाई। अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें एसोसिएटिव लॉ लगाना है और यहाँ पे लिख भी देना है एसोसिएटिविटी। उसके बाद हमें पता है कि E इज़ आइडेंटिटी, जो कि वेरी एविडेंट हो गया। कैसे एविडेंट हो गया कि एक्स इनवर्स ए एक्स वाई इनवर्स वाई एंड एक्स इनवर्स एक्स वाई इनवर्स ए वाई अब एक्स इनवर्स और वाई एक्स इनवर्स एक्स दोनों ई बन गए। एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स ए वाई। यहाँ पहुँचते ही हमें क्या पता चला कि हम दो अलग अलग मतलब दो कोसेट्स लेके चले थे, सेम राइट कोसेट्स लेके चले थे और सेम राइट कोसेट लेने पे सेम कॉन्जुगेट आ गया। और वही बात हमने यहाँ लिखी थी पहली लाइन में कि हम सेम राइट कोसेट को सेम कॉन्जुगेट प्रूव कर देंगे। तो हमने कर दिया सेम राइट कॉन्जुगेट को सेम। इससे हमने ये बता दिया कि एक्स और वाई एक ही कॉन्जुगेट को गिव राइज कर रहे हैं, यानी कि बना रहे हैं, और ऐसे में एक वन ऑन वन कॉरस्पॉन्डेंस इन दोनों के बीच बन रहा है। और ऐसे वन ऑन वन कॉरस्पॉन्डेंस के कारण ही हम कह सकते हैं कि ये इसमें दोनों में बराबर चल रहा है। अब क्योंकि जी फाइनाइट है तो जी के फाइनाइट होने से एन ए और बाकी उसके जितने भी कॉन्जुगेट ऑफ है ये सब थोड़े थोड़े फाइनाइट हो गए, क्योंकि ये सब इनके छोटे छोटे हिस्से थे। तो अब सी है, यानी कि वापस से स्मॉल सी वाला लिख रही हूँ, यानी कि इंडेक्स। तो सी ए मतलब जितने एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट्स सी कैपिटल सी ए में है, यानी कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए में है, सी ए उसके बराबर होगा। ऐसे में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स के बराबर भी होगा। क्यों? क्योंकि हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो सी ए में है वो एक्चुअली एक डिस्टिंक्ट राइट कोसेट के कारण बन रहा था। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये इक्वल है इंडेक्स ऑफ जी इन ए एन ए, यानी कि ये राइट कोसेट ना, तो एन ए जी में कितना है उसके बराबर है। तो एन ए जी में कितना है, तो भाई वो है ऑर्डर ऑफ जी बाई एन ए, यानी कि जी बाई एन ए के जितने कोसेट्स बन रहे हैं उसका ऑर्डर। और ये इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए के, यानी कि हमने हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रूव कर दिया कि सी ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए एंड हेंस द काउंटिंग प्रिंसिपल। Thank you for watching the video. I hope you understood what I wanted to teach. और ऐसे ही मैं आगे कुछ वीडियोस पोस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच।